चलो मैं कुछ शुरू करता हूँ, फिर देख लेते हैं अटेंडेंस का। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलें हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वो पढ़ रहे थे और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का हमने तकरीबन सारा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप क्लासिफिकेशन उसको एक दफ़ा फिर देख लें ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए और उसके मुताबिक हम आगे चलें। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि वो डिजीज़ जो इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करती हैं और इसके अलावा वो पैरेन्काइमा को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो कुछ ऐसी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हैं जो एयरवेज को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, एल्वेओलाई को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं और ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। इसलिए हम इनको डिफ्यूज पैरेन्काइमल लंग डिजीज DPLDs भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। कुछ ऐसी टाइप की हैं जिनकी इटियोलॉजी नॉन है और कुछ ऐसी हैं जिनकी इटियोलॉजी अननोन है। तो अननोन इटियोलॉजी में इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनियाज हैं और इसमें मैंने बताया था कि सबसे कॉमन वैरायटी इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये सबसे कॉमन वैरायटी है। 60 इसमें 60 ईयर से ऊपर के लोगों में होती है और इसका जो हॉलमार्क है फिजिकल एग्जामिनेशन में, दैट इज क्लबिंग एंड देयर इज बाइलेटरल बेसल वेलक्रो क्रेपिटेशन। सेकंड नोन इटियोलॉजी की जो है वो सार्कोइडोसिस है। इसका मैंने बताया था कि इट्स जस्ट लाइक ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ ए सिस्टेमिक डिसऑर्डर और ये लंग्स के अलावा बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकती है, ये हार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है सार्कोइडोसिस। इसके अलावा ये बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकती है। इसमें देयर इज नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होते हैं, जबकि टीबी में केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। और नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास की मैंने एग्जांपल्स भी दी थी कि कैट स्क्रैच सिंड्रोम, लिम्फोमा, इन सब के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा हो सकता है। नोन इटियोलॉजी में स्मोकिंग से रिलेटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हैं, ऑर्गेनिक एक्सपोजर से रिलेटेड हैं, इनऑर्गेनिक एक्सपोजर से रिलेटेड हैं, ड्रग्स हैं एंड कनेक्टिव टिश्यू हैं। इन सब के हिस्ट्री पर रिप्रेजेंटेटिव सवाल होते हैं, जैसे बर्ड्स का आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा फैक्ट्री का पूछ सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का, जॉइंट पेन का पूछ सकते हैं, ड्रग्स का आप पूछ सकते हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, मीथोट्रेक्सेट, कीमोथेरेपी और एमियोड्रोन का। तो ये सारा हम कर चुके थे। अब हम आगे इसकी इंडिविजुअल टाइप्स की तरफ जाते हैं। जो कॉमन ILDs हैं जो बहुत ज़्यादा OPD में प्रेजेंट करती हैं, उसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में आपको बता चुका था। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेओलाइटिस भी कहते हैं, EAA। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बॉडी के साथ एक्सपोजर की वजह से होता है। अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से हो सकते हैं? वो बर्ड्स के एक्सपोजर से भी आ सकते हैं। वो अगर फंगस लगी हुई है ज़रई अजनास पे, जैसे मोल्डी है, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो यानी जो भी इनका ओरिजिन होगा, इट विल बी सम लाइव थिंग, यानी बर्ड्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, ये जिंदा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस इनकी वजह से होता है। थर्ड टाइप जो आती है दैट इज इन्वायरमेंटल ILDs। आपके जो है कोर्स, उसमें सेकंड या थर्ड टॉपिक है, उसमें डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे, उनकी वजह से ILD भी मौजूद है। और उसमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है, सिलिकोसिस है और एस्बेस्टोसिस है। और चौथे नंबर पे फिर सार्कोइडोसिस है, जिसका मैंने पहले डिस्कस किया था। तो हम पहले ऑर्गेनिक मटेरियल, बार बार इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि ऑर्गेनिक की वजह से कौन सी होगी और इनऑर्गेनिक की वजह से कौन सी होगी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल से एक्सपोजर की वजह से देयर विल बी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेओलाइटिस इसका पुराना नाम था, न्यू नेम इसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं।
and it is due to type 3 hypersensitivity reaction. तो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आप में से याद है किसी को कि क्या होता है? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में देयर इज एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन होता है जो मुझे याद है, और इसके अंदर भी थोड़े से ग्रैनुलोमा बनते हैं। तो डिटेल्स वो आप देख लीजिएगा कि टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी क्या है। एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वेओलाइटिस जो है ये एस्थमा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्योंकि एस्थमा के अंदर भी वीज आ रही होती है और एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस उसके अंदर भी वीज आ रही होती है। फर्क ये होता है कि एस्थमा का जो पेशेंट है उसके एक्सरे में लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं, और हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का जो केस है उसमें लंग्स नॉर्मल साइज के होते हैं या श्रंकन होते हैं। अच्छा, अब हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है? उसमें मोल्डी हे की वजह से हो सकता है। जानवरों को चारा डालने के लिए जो पंजाबी में उसे तूड़ी कहते हैं, अगर वो नम हो जाए या मॉइस्ट हो जाए तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, उसको मोल्डी हे कहते हैं। और उसकी वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है उसका एक स्पेशल नाम है, वो है फार्मर्स लंग। तो बर्ड्स की ड्रॉपिंग या बर्ड्स के फेदर्स की वजह से जो होता है उसको बर्ड फैंसियर्स लंग कहते हैं। और कॉटन की वजह से, कॉटन फाइबर्स की वजह से अगर हो तो इसे बिसिनोसिस कहते हैं। और अगर शुगर केन फाइबर्स हों तो उसको बेगेसोसिस कहते हैं। ये बेगेसोसिस की जो डिजीज है ये रहीम यार खान और इस साइड पे जहाँ शुगर मिल्स ज्यादा है वहां पर काफी कॉमन है। और कॉटन फाइबर्स की वजह से बिसिनोसिस ये डिजीज काफी कॉमन है कॉटन एरियाज में, कॉटन बेल्ट में। तो ये सारी ऑर्गेनिक हैं और इनकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मोल्डी है की पिक्चर है जिसकी वजह से फंगस जा सकती है। बर्ड fanciers lung is due to birds, their droppings and their feathers. और पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि जब एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो देयर विल बी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एयरवेज, और उसकी वजह से नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा बनेंगे। उनमें से कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे और कुछ से पल्मोनरी फाइब्रोसिस डेवलप होगा। तो ये दिस इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ। जो मेन चीज याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है टाइप 3 और एस्थमा में होता है टाइप 1। क्लिनिकल फीचर्स तमाम चेस्ट डिजीजेस की तरह वही हैं, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। अच्छा, हम क्लिनिकली एस्थमा और एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को डिफरेंशिएट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ फीवर। फीवर इज नॉट अ फीचर ऑफ एस्थमा, जब हो सकता है लेकिन मोस्टली गला खराब या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से होता है और वो 2-3 दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का फीवर लंबे अरसे तक होता है, जब तक प्रॉब्लम चलता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते। अच्छा, और एक्यूट में एक्यूट ऑनसेट होता है और इसमें ये हो सकता है कि पेशेंट जैसे ही उस माहौल में गया उसको फौरी तौर पे मसला शुरू हो गया, या ये भी हो सकता है कि उसको लंबे अरसे तक कोई मसला ना हो और फिर एकदम से मसला होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसका जो खास बात है एग्जामिनेशन की हाइपर सेंसिटिविटी में कि अनलाइक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो लो लोब में वेल्क्रो क्रेपिटेशंस करता है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हमेशा अपर लोब्स को इन्वॉल्व करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम आईजीजी एंटीबॉडीज करते हैं रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक एंटीजन। डिफरेंट एंटीजन्स के अगेंस्ट हम आईजीजी एंटीबॉडीज चेक कर लेते हैं कि किस बर्ड ड्रॉपिंग का या कोई भी
देख लेते हैं, फंगस एंटीजन के अगेंस्ट भी चेक कर लेते हैं। इमेजिंग में एक्सरे है, एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी में एक्सरे नॉर्मल होता है, लेकिन क्रॉनिक में फाइब्रोटिक चेंजेस आती हैं, लेकिन ज़्यादातर अपर लोब में होती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो हम इस डिजीज में करवाते हैं दैट इज हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, और इसकी मैंने खास बात बताई थी कि हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन 1 मिलीमीटर की का स्लाइस भी वो ले सकता है। अच्छा, लंग फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, इसमें हमें रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव यानी मिक्स पैटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये डिजीज एल्वेलाई को भी इन्वॉल्व करती है और एयरवेज में भी नैरोइंग करती है। और लास्ट में यही है कि आप लंग से एक चंक लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवा सकते हैं, तो आपको उसमें ग्रैनुलोमा मिल जाएंगे, जो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट इस ये वाली हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इसकी ट्रीटमेंट में पहला चीज है कि आपने एंटीजन से अवॉइडेंस करनी है। कोई भी स्टेज हो, चाहे फाइब्रोटिक भी हो, अगर आप एंटीजन का एक्सपोजर बंद कर देंगे तो पेशेंट इम्प्रूव हो जाएगा। बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप देंगे, अनलाइक एस्थमा इसमें जो रूट ऑफ चॉइस है दैट इज ओरल, आप ओरल स्टेरॉइड्स देंगे और प्रोग्नोसिस इसका अच्छा है बाकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बरखिलाफ। सेकंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसको क्रिप्टोजेनिक फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस भी कहते हैं। तो हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को हम क्या कह रहे थे, एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस, यानी हैं दोनों इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई, लेकिन वो एलर्जिक एल्वियोलाइटिस था। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ये फाइब्रोसिंग एल्वियोलाइटिस है। तो इसमें जो एज है वो मैंने आपको बता दी थी कि 50 to 55 की एज में मोस्टली ये स्टार्ट होता है। और पैथोफिजियोलॉजी इसकी यही है कि अननोन इटियोलॉजी है फाइब्रोसिस होने की, विदाउट एनी रीजन फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सर्शनल डिस्निया के साथ होती है। और एग्जामिनेशन में आपको क्लबिंग मिल सकती है और क्लबिंग मिल सकती है और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग कॉर्पल्मोनियल के साइन आ सकते हैं और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का पता ही होगा आपको, पता है किसी को? यस सर। नो सर। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर वो होता है जिसमें पेशेंट को हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती है। और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर वो होता है जिसमें हाइपोक्सिया के साथ साथ हाइपर कैप्निया भी होता है, ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो आईएलडी में मोस्टली टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। एग्जामिनेशन में क्लबिंग मिलेगी, देयर आर वेरी फ्यू आईएलडीज जिनके अंदर क्लबिंग मिलती है। आईपीएफ टॉप ऑफ द लिस्ट है, और हम जब एग्जामिनेशन करते हैं ओपीडी में तो जिसकी क्लबिंग मिल जाए और वेल्क्रो क्रैप्स आ जाए तो हम उसको क्लिनिकली आईपीएफ ही लिखते हैं। और बहुत रेयर कॉजेज हैं क्लबिंग आईएलडी में, ज्यादातर में नहीं होती, होती है तो आईएलडी में होती है। जी, और चेस्ट एक्सपेंशन रिड्यूस्ड होती है एंड देयर आर फाइन एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स जो वेल्क्रो क्रैपिटेशंस होते हैं। जी, इन्वेस्टिगेशंस में वही आप एक्सरे करवाएंगे, एचआरसीटी करवाएंगे और आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे टू चेक हाइपोक्सिया। तो ट्रीटमेंट में आप इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे और एचआरसीटी मेन इन्वेस्टिगेशंस हैं। ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको रुकवाएंगे, वेट तो उसको देखेंगे कि एक्सरसाइज करे और वेट गेन उसका मेंटेन रखने की कोशिश करे। और मेडिकली इसमें हम एंटी फाइब्रोटिक ड्रग्स देखते हैं
परफेनिडोन और निंटेडानिब के नाम से। बेसिकली इस डिजीज के अंदर फाइब्रोसिस जो एजेंट्स कॉज करते हैं वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, और इसके अलावा कुछ और ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो फाइब्रोसिस करते हैं। तो ये परफेनिडोन और निंटेडानिब उन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और बाकी जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि फर्दर फाइब्रोसिस रुक जाए। ये आप नोट कर सकते हैं कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ट्रीटमेंट एंटीफाइब्रोटिक्स एंड नॉट स्टीरॉइड्स, जबकि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जो एलर्जिक थी उसकी ट्रीटमेंट स्टीरॉइड था। और फाइनल जो ट्रीटमेंट है दैट इज लंग ट्रांसप्लांट। आप इसमें सर्जिकली लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इवन इसमें ये है कि अगर पॉर पल्मोनियल ना डेवलप हुआ हो तो आप दोनों लंग्स जो डिजीज है उनकी जगह पे एक सिंगल डोनर का एक लंग भी अगर लगा देंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा है। लेकिन लंग ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट ड्यू टू एक्सेसिव इन्फेक्शंस, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट में फिर भी बंदा बच जाता है, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट में हर सांस के साथ इन्वायरमेंटल पैथोजेंस लंग के अंदर चलते हैं, और क्योंकि पेशेंट इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स पे होता है तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन बहुत कॉमन है। प्रोग्नोसिस इसका काफ़ी पुअर है। 50% में सिर्फ 5 ईयर सर्वाइवल होता है। ज़्यादातर जो हम अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट 2 to 3 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव करते। तो इट्स अ वेरी डिबिलिटेटिंग डिजीज जस्ट लाइक मैलिग्नेंसी, क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट खास नहीं है। परफेनिडोन और निंटेडानिब जो आपको बताई थी ये फाइब्रोसिस को बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फाइब्रोसिस हो चुका है उसको ये कुछ नहीं कर सकती। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का देख सकते हैं सीटी स्कैन। इसमें अगर आप देखें तो ये अपर लोब्स के अंदर हनी कॉम्बिंग और ये सिस्टिक चेंजेस आई हुई हैं, और इसके अलावा इसके अंदर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि कुछ एरियाज ज़्यादा काले हैं और कुछ दरमियान में वाइट एरियाज हैं। इन वाइट एरियाज को हम ग्राउंड ग्लास एरियाज कहते हैं, और ये एरियाज एक्टिव इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं, और इसलिए इस डिजीज में स्टीरॉइड्स का रोल है, क्योंकि स्टीरॉइड देने से ये एक्टिव इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, अब कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, बेरिलियोसिस, सिलिकोसिस, ये सारे हैं मिनरल या डस्ट उनको इनहेल करने की वजह से होते हैं। नाम से ही जाहिर है कि कोल माइनर्स के अंदर ज़्यादा होता है। एस्बेस्टोस उन लोगों में होता है जो शिप इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या घरों की इंसुलेशन वगैरह करते हैं। इसी तरह सिलिकोसिस का सिलिका से रिलेटेड है। तो ये इनऑर्गेनिक डस्ट उससे एक्सपोजर की वजह से होते हैं। तो कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस में सिंपल डस्ट की डेपोजिशन हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, कैप्लान सिंड्रोम का किसी को पता है कि ये क्या है? कैप्लान सिंड्रोम इसमें 2-3 डिजीजेस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या होती हैं? न्यूमोकोनियोसिस होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। बिल्कुल, और थर्ड मेरा ख्याल शायद स्प्लीनोमेगैली होती है। थर्ड फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस तो इसके चलें ठीक है, कैप्लान सिंड्रोम का हम फाइब्रोसिस तो न्यूमोकोनियोसिस में होना ही है, तो इट मींस के रूमेटॉइड आर्थराइटिस और न्यूमोकोनियोसिस का कॉम्बिनेशन उसको कैप्लान सिंड्रोम कहते हैं। और सेवियर डिजीज के अंदर देयर कैन बी प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। इसमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में ये होता है कि डिफरेंट फाइब्रोटिक एरियाज आपस में मिलके बहुत बड़ा फाइब्रोटिक एरिया बना देते हैं लंग के इर्द गिर्द। जी सर, थैंक यू सर। और ये फाइब्रोटिक पैच वक्त के साथ एक दूसरे के साथ मिलके एक बहुत बड़ा फाइब्रोटिक एरिया बना देते हैं, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंट वो फाइंडिंग होती है इस पे एक्सरे पे।
प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में वाइट जो एरियाज हैं उनका मजमूई डायमीटर 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है और मोस्टली ये अपर लोब में मौजूद होते हैं। ये है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ये सारा जो वाइट एरिया आप देख सकते हैं, ये सारा ये फाइब्रोटिक एरिया है और ये बनता है थोड़े थोड़े एरियाज जब आपस में मिल जाते हैं तो एक ग्रैंड एरिया बन जाता है। ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं है क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्लूरा के अंदर फाइब्रोटिक पैच बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एस्बेस्टोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है। ये पहले दौर में जब शिप इंडस्ट्री घरों की इंसुलेशन के लिए एस्बेस्टोस यूज होता था तो उस वक्त इसके बहुत ज़्यादा इंसिडेंस था। अभी भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें एस्बेस्टोस यूज पे बैन लग गया है, लेकिन इसके बावजूद इस 2030 तक इसके केसेस आते रहेंगे। पाकिस्तान में तो अभी भी इसका यूज चल रहा है। ज़्यादातर ये प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और बिल्डर्स में होता है। तो इसमें ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जब भी चेस्ट मेडिसिन के सिनेरियोज में किसी प्रोफेशन का जिक्र होगा तो आप उसको गौर से देखना है। आपने फार्मर होगा तो फार्मर लंग के बारे में सोचना है, और इसी तरह अगर कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन का होता है तो उस सिस्टम में आप एस्बेस्टोस का सोच सकते हैं। एस्बेस्टोस एक्सपोजर में भी कोई ट्रीटमेंट उसकी ज़रूरत नहीं है। एस्बेस्टोस के एक्सपोजर के मतलब एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बात ये है कि अगर किसी को क्रॉनिक एस्बेस्टोस का एक्सपोजर हो, यानी 20-25 साल मुसलसल एक्सपोजर हो, तो उसमें एक स्पेसिफिक डिजीज अराइज करती है, मलिग्नेंट डिजीज। कोई बता सकता है कौन सी डिजीज है वो? मलिग्नेंट मीजोथीलियोमा। ये एस्बेस्टोस जो एक्सपोजर है इसकी बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट और भी कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं एस्बेस्टोस रिलेटेड मलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन। ये भी बनती है इसमें। लेकिन बहरहाल मीजोथीलियोमा, व्हेनेवर देयर इज एस्बेस्टोस एक्सपोजर इन एनी USMLE या UHS एग्जाम, ऑलवेज थिंक अबाउट मीजोथीलियोमा के मीजोथीलियोमा का सिनेरियो मे भी वो दे दें। इसके मीजोथीलियोमा के अलावा एस्बेस्टोस एक्सपोजर सिंपल लंग कैंसर का भी कॉजेटिव फीचर है, कॉजेटिव एजेंट है। तो मिलिग्नेंसी का अगर कोई सिनेरियो आए एस्बेस्टोस के साथ तो मीजोथीलियोमा और लंग कैंसर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अच्छा, ये एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट लोअर जो लंग है उसमें देयर इज प्लूरल थिकनिंग, और आप प्लूरल थिकनिंग इधर भी देख सकते हैं। ये सारा जो वाइट पैच बना हुआ है ये सारा प्लूरा थिक हुआ है, बिकॉज मीजोथीलियोमा इज बेसिकली ये ट्यूमर ऑफ प्लूरा, दैट्स व्हाई देयर इज प्लूरल थिकनिंग इन इट। तो वो प्लूरा थिक जब हो जाता है तो देयर इज रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग लंग। मीजोथीलियोमा के मतलब एक और इम्पोर्टेंट बात करनी थी कि अगर इसमें आप नीडल के थ्रू बायोप्सी लेने की कोशिश करेंगे तो ये ट्यूमर नीडल के ट्रैक्ट के जरिए ग्रो करके बॉडी की सरफेस तक आ सकता है। तो इसलिए मीजोथीलियोमा के अगर केस सस्पेक्टेड हो तो उसमें बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बायोप्सी, ओपन बायोप्सी हमेशा लेनी है। अगर नीडल के जरिए ली तो ये नीडल ट्रैक्ट में ग्रो करके ऊपर तक आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सार्कोइडोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक डिसऑर्डर है और ग्रैनुलोमेटस है। तो इट कॉमनली इफेक्ट्स द लंग्स और इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। वही पैथोफिजियोलॉजी है इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस की है कि इसमें टाइप 1 लिम्फोसाइट्स है ना वो होते हैं, और इसके अलावा इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स है ना वो बनते हैं, ताकि जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ग्रैनुलोमा। बस इसका फर्क सिर्फ ये है कि ये नॉन केजिएटिंग होता है, और इसका पता कैसे चलता है, इट डिपेंड्स अपॉन
हिस्टोपैथोलॉजी। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, चेस्ट पेन होगा और कफ होगी। और नॉन स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उसमें लिम्फेडिनोपैथी, वेट लॉस, फीवर और फटीग हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आप बता सकते हैं कि ये क्या क्या है? यूवेटाइटिस है। ठीक है, और रैश, एरिथीमा नोडोजम, ये रैश है चेहरे पे। इस रैश का एक स्पेशल नाम है, बटरफ्लाई रैश, इसको हेलियोट्रोपिक रैश है ना, वो भी कहते हैं। स्पेसिफिक इसका ये फीचर है। ये नाक पे जो लीजन है इसको क्या कहते हैं? इसको लूपस पर्नियो कहते हैं। ठीक है, ये किसी को पता है कि ये जो डिसकलरेशन सी है चीक्स पे, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं? बस एक तो एसएलई होता है, इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स, जी जी सार्कोइडोसिस हो सकता है, और माइट्रल स्टेनोसिस में ये डिसकलरेशन होती है इसकी चीक्स की ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा जी, इसमें जो इसका डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें टेस्ट है वो है सीरम कैल्शियम और एसी इनहिबिटर्स, सॉरी एसी जो एंजाइम है उसकी वैल्यू है। तो कैल्शियम की वैल्यू इसमें ज़्यादा होती है और एसी एंजाइम का लेवल भी बड़ा होता है, लेकिन ये कोई डायग्नोस्टिक नहीं है, कुछ और डिजीजेस के अंदर भी ये बढ़ सकता है। ठीक है, इस एक्सरे में क्या फाइंडिंग है? बायलैटरल हाइलर ओपेसिटीज, बायलैटरल हाइलर फुलनेस कह सकते हैं, हाइलर ओपेसिटीज भी कह सकते हैं। तो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्काइडोसिस की जो रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी स्टेज 1 है। आपने पढ़ी है इसकी? मेरा ख्याल डेविडसन में लिखी हुई है। जो सार्कोइडोसिस है इसकी 4 रेडियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। पहली में सिर्फ लिम्फेडिनोपैथी होती है। अच्छा, सेकंड जो स्टेज होती है उसमें लिम्फेडिनोपैथी के साथ रेटिकुलेशंस भी आ जाती हैं लंग पैरेन्काइमा में। तो थर्ड वाली में ये होता है कि फाइब्रोसिस और हाइलर जो रेटिकुलेशंस हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी वो नहीं रहती। और फोर्थ जो स्टेज है उसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये स्टेज 1 है, इसमें देयर इज ओनली हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो HR CT में हम ये स्टेजिंग को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। तो इसमें डिजीज में किस किस्म की बायोप्सी हम ले सकते हैं? नीडल, इसमें परक्यूटेनियस बायोप्सी, नहीं, परक्यूटेनियस लेंगे तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। ये यहाँ से हमने बायोप्सी लेनी है। हाँ, ब्रोंकोस्कोप के जरिए हम जाके और यहाँ बायोप्सी वो ले सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। मोस्ट 80% ऑफ द केसेस स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, उसमें 80% केसेस तकरीबन खुद ब खुद बगैर किसी ट्रीटमेंट के रिवर्ट हो जाते हैं। आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना, वो नहीं रहती। लेकिन अगर इनफिल्ट्रेशन 6 वीक से ज़्यादा मौजूद रहें तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को कफ हो इंट्रैक्टेबल, उसमें स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। या अगर पेशेंट की सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो, यानी ब्रेन में कार्डिक कहीं और हो सार्कोइडोसिस, तो तब आप ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी स्टेरॉइड्स हैं फर्स्ट लाइन पे, और सेकंड लाइन पे इम्यूनोसुप्रेसेंट एजेंट्स लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, माइक्रोफिनोलेट, मॉफ्टिल,
इस तरह की जो इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो मोस्टली हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, वही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो अभी कोविड के लिए बड़ा फेमस हुआ था। तो समरी इसकी यही है कि तमाम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ दे हैव डिफरेंट पैथोजेनेसिस, लेकिन एंड स्टेज पे देर इज फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेओलाई एंड इंटरस्टिशियम। प्रेजेंटेशन देर इज ऑलवेज एक्सर्शनल डिस्निया, कॉफ एंड देर आर क्रैकल्स। और आपने हमेशा हिस्ट्री में पेट्स के, ऑक्यूपेशन के और स्मोकिंग से सवाल करने हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इज हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, और उसमें आपको हनी कॉम्बिंग और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल सकती है। ट्रीटमेंट में मेजॉरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज डू रिस्पॉन्ड टू स्टीरॉइड्स एंड इम्यूनोसुप्रेसेंट्स। सिर्फ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है जिसके अंदर हम एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स देते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि वो मोस्ट कॉमन ILD है, और लंग ट्रांसप्लांट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, और हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में हमने एक्सपोजर को अवॉइड करना है। तो ये एस्बेस्टोस एक्सपोजर का एक है। ये 4 स्टेजेस ऑफ सार्कोइडोसिस हैं। इसको आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 में सिर्फ हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, स्टेज 2 में लिम्फेडिनोपैथी भी और इनफिल्ट्रेट्स हैं, स्टेज 3 में ओनली ये इनफिल्ट्रेट्स रह जाते हैं, और स्टेज 4 में यही इनफिल्ट्रेट आगे फाइब्रोसिस करना शुरू करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है UHS का, और आगे भी चांसेस हैं कि MCQs में स्टेजेस वो पूछें। अच्छा, सिलिकोसिस के केस में देर इज टिपिकल हाइलर लिम्फ नोड्स है ना, उनकी कैल्सिफिकेशन होती है, जिसको एगशेल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ओवल शेप्ड के बन गए हैं लिम्फ नोड्स, और इनकी बड़ी हाई डेंसिटी है जस्ट लाइक वाइट एग, तो इनको एगशेल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक साइन। बस आपका काम ये है कि आप याद रखें कि जहां वर्ड एगशेल कैल्सिफिकेशन यूज होगा it will reflect silicosis. सिलिकोसिस के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज एसोसिएटेड है, आप उसका पता है आपको कि कौन सी टीबी। डिजीज? हाँ, उसको हम कहते हैं सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। सिलिका के केसेस, सिलिकोसिस के केसेस में टीबी बहुत होती है। इसकी क्या रीजन है? सर वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को प्रिवेंट करते हैं। सिलिकोसिस के केसेस में ये होता है कि सारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो सिलिका पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है, इसलिए टीबी बड़े आराम, मतलब टीबी के जो माइक्रोबैक्टीरियम अंदर जाता है तो उसको किल करने के लिए मैक्रोफेजेस नहीं बचते, तो इसलिए सिलिका के केसेस में इट्स वेरी कॉमन टू गेट टीबी, और उसको हम कहते हैं सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ये जो कोलबर्गर न्यूमोकोनियोसिस है, इसमें आप देख सकते हैं क्या फाइंडिंग है? सर ब्लैक हो गया लंग का ऊपर का। जी जी, एयरवेज के अंदर कोल मौजूद है और वो ब्लैक नज़र आ रहा है, और ये एक्सरे पर भी ऐसी फाइंडिंग नज़र आती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये प्लेरा के ऊपर ये कैल्सिफाइड पैच है। यही पैचेस जब आपस में मिलकर बड़ा वाइट एरिया बनाते हैं तो हम उसको कह देते हैं प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। हमें कैसे पता चलेगा कि प्लूरा के ऊपर है और जो है ये लंग के अंदर नहीं है? हाँ, उसके लिए हम लेटरल व्यू करवाएंगे। लेटरल व्यू में पता चल जाएगा कि लीजन प्लेरा के ऊपर मौजूद है या पैरेन्काइमा के अंदर मौजूद है। और सेकंड ये है कि हम उसका HRCT करवा लेंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि लंग पैरेन्काइमा के अंदर है या बाहर है। विद एक्सपीरियंस भी आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या सिचुएशन। अच्छा, ये पढ़ लें, एक मेरा ख्याल एक ही है। यस, ये पढ़ लें, इसका फिर हम देख लेते हैं।
सर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जी मोस्ट लाइकली यही है क्योंकि पेशेंट की एज 55 से ऊपर है, टिपिकल हिस्ट्री और क्लबिंग मौजूद है और टिपिकल बेसल क्रेपिटेशंस है ना वो आ रहे हैं। यस। ठीक है, इसमें आप कुछ और डिफरेंशियल सोच सकते? कोई और ILDs हो सकती है। अदर ILD हो सकते हैं, उसमें कौन, कोई नाम बताएंगे आप? ड्रग इंड्यूस्ड ILD, ड्रग इंड्यूस्ड ILD हो सकती है। इसके अलावा रियूमेटॉइड आर्थराइटिस रिलेटेड ILD भी इसी तरह ही प्रेजेंट करती है। ये ड्रग इंड्यूस्ड और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस इंड्यूस्ड ILD दोनों में बेसल क्रेपिटेशंस होती हैं। और पेशेंट में हार्ट फेलियर हो सकता है। हो सकता है हाँ, लेकिन उसमें क्लबिंग नहीं होगी, बट वी विल इंक्लूड इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वही उसमें हार्ट फेलियर में भी यही होता है, बेसल क्रेपिटेशंस है ना वो होती हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? चेस्ट एक्सरे सबसे पहले। यू विल डू इट अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आप पहले जो सस्ती इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक्सरे और ECG, उनसे आप स्टार्ट करेंगे और लेटर ऑन यू विल प्रोसीड टू जो डायग्नोस्टिक है वो है HRCT चेस्ट, हाई रेजोल्यूशन CT। तो इसकी आप ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें देंगे? मेडिकल और सर्जिकल, फिर फेनिडोन एंटीफाइब्रोटिक एजेंट। जी जी, और इसके अलावा ऑक्सीजन सबसे पहले तो आप देंगे ना, ताकि उसका हाइपोक्सिया सेटल हो जाए। और फिर आखिर में आपने इम्पोर्टेंट क्या काम करना है, यू विल इंक्लूड हिज नेम इन लंग ट्रांसप्लांट लिस्ट अगर आपके इदारे या शहर में मौजूद है। यस। और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आप बता सकते हैं ऑफ ILD? सर मैक्रोफेजेस को इन्वॉल्व करती है। मैक्रोफेजेस जो है वो अल्टरनेट पाथवे से एक्टिवेट होने लग जाते हैं, इसकी वजह से वो TGF बीटा को सीक्रेट करते हैं जो फाइब्रोसिस कॉज करती है। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा और अदर जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है and they cause proliferation of these, और proliferation के बाद there is fibrosis। तो लास्ट ये है कि एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस या सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके नाम आप बता सकते हैं? ये ना आपका होमवर्क है, ये आप देखिएगा और आपने मुझे ना नेक्स्ट टाइम इसमें बताना है। जो मेरा एक और क्वेश्चन है वो आप ये बता दें कि ILD सॉरी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इसका सेकंड नेम क्या है? तो ये इंटरस्टिशियल निमोनिया। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का सेकंड नेम क्या है? यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसको हम कहते हैं फाइब्रोटिक एल्वियोलाइटिस। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर अटेंडेंस देख लें। हाँ, अटेंडेंस मैंने देख ली है। इन ऑल द मोमेंट्स देयर वर 92 स्टूडेंट्स और उसका मैंने कर लिया था, बाकी मैं आपसे कर लेता। जी सर। चल, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, आई थिंक नो क्वेश्चन। चलें नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।